हाँ भाई सेकेंड ईयर, हम लोग बात कर रहे हैं उत्सर्जी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो फेसियोला हेपेटिका केस में उत्सर्जी तंत्र जो है, यहाँ सेकेंड डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लेम सेल और उत्सर्जी वाहिकाओं से मिलकर बनता है। तो इन दोनों ने फेसियोला में एक जाल जैसा संरचना बना रखी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जरा इस जाल के बारे में थोड़ा सा। तो चले ये रफ कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। देखें, अगर हम बात करें अपनी इन फ्लेम सेल्स के बारे में, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये संरचना है, ये है आपकी फ्लेम सेल्स, ठीक है। एक बार पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, उसके बाद फिर हिंदी में भी बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, मतलब फ्लेम सेल्स, ठीक है, ये आगे जाकर किसमें खुलती हैं? केशिकाओं में। कहाँ पर खुलती हैं? केशिकाओं में। और ये केशिकाएं आगे जाकर खुलती हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में, ठीक है। मतलब ज्वाला कोशिकाएं जो हैं वो आगे जाकर किसमें खुलती हैं? उत्सर्जी नलिकाओं में, ठीक है। अब ये उत्सर्जी नलिकाएं कैसी होती हैं? बहुत ज्यादा संकरी होती हैं। संकरी मतलब बहुत ज्यादा पतली, ठीक है। बहुत, इसलिए हम बोलते हैं इनको बहुत सूक्ष्म नलिकाएं हैं ये जो एक उत्सर्जी नलिकाएं हैं, ये कैसी होती हैं? बहुत सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अब सोचिए क्लास, जब इतनी सारी आपकी ज्वालक कोशिकाएं हैं, तो जब वो खुल रही हैं आपकी उत्सर्जी नलिकाओं में, तो कितनी सारी होंगी उत्सर्जी नलिकाएं? सूक्ष्म ही सही, ठीक है। तो ये सूक्ष्म नलिकाएं, ये सारी सूक्ष्म नलिकाएं आगे जाकर खुलती हैं एक बड़ी नलिका में, जिसे हम बोलते हैं डक्ट में, ठीक है। किसमें खुलती है? एक बड़ी नलिका में खुलेंगी। और ये जो नलिका होती है, ये होती है बड़ी, इसीलिए हम बोल देते हैं ये है लार्ज नलिका, ठीक है। किसमें खुलेगी? लार्ज नलिका में खुलती है। अब ये जो बड़ी आपकी डक्ट है, ये इन सभी में क्या चीज उपस्थित होंगी? लार्ज डक्ट में खुल रही है। अब ये बड़ी वाहिकाएं ये आगे जाकर खुलती हैं आपकी एक्सक्रीटरी डक्ट में, मतलब उत्सर्जी वाहिकाओं में। किसमें खुल रही हैं? उत्सर्जी वाहिकाओं में खुल रही हैं। अब ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो होते हैं, ठीक है, ये आगे जाकर खुलते हैं आपके कुछ लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स होते हैं, बताते हैं। ये मतलब अनुदैर्ध्य कैनाल, मतलब नलिकाएं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, अच्छा, वाहिकाएं बोलते हैं इनको भी, ठीक है। क्या बोलते हैं? वाहिकाएं, ठीक है। तो ये आगे जाकर किसमें खुलती हैं? कुछ अनुदैर्ध्य कैनाल्स में खुलेंगी। ये जो अनुदैर्ध्य कैनाल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स जो होती हैं क्लास, ये होती है टोटल 4। कितनी होंगी? 4। अच्छा, अब ये 4 किस तरह से इनका विभाजन है समझिएगा। इन 4 में से 2 और 2, ठीक है, 4 को मैंने डिवाइड किया है हाफ हाफ में। तो ये 2 जो हैं ये उपस्थित होती हैं इसके पृष्ठ भाग पर, मतलब इसके ऊपर वाला भाग, डोर्सल एरिया जो रहता है इसका पृष्ठ भाग पर उपस्थित है 2। और ये 2 जो हैं ये उपस्थित होती हैं फेसियोला के अधर भाग पर। अधर मतलब इसके नीचे की तरफ, ठीक है। कहाँ उपस्थित होंगी? इसके नीचे की तरफ। अब जरा एक बार समझिएगा, यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल के बारे में बताया जा रहा है क्लास, इसको मैंने डिवाइड किया है, इसे 4 थी तो 2 और 2, तो 2 और 2 मतलब 2 जो है, जैसे ये है, सपोज कीजिए मेरा फेसियोला हेपेटिका, ठीक है। तो 2 जो है वो इसके पृष्ठ भाग पर उपस्थित है और 2 इसके अधर भाग पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 किस तरह से होती हैं? 2 पृष्ठ पर और 2 अधर भाग पर। तो इसी तरह से हमने क्या किया? अपनी लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स को डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स जो है, अनुदैर्ध्य वाहिकाएं जो है, ये आगे जाकर खुलती है। ये आप देख रहे हैं नली, है ना,
ये देखिए, ये डार्क कर देते हम तो छोटी चौक। ये देखिए क्लास, ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स हैं चार, दो पृष्ठ भाग पर दो अधर भाग पर, ये आगे जाकर खुलती है। ये जो नलिकाएं आप देख रहे हैं मीडियन, ठीक है, ये एक्चुअली मेन होती है, मेन मतलब मुख्य, ठीक है, तो ये मुख्य होती है, इसको हम बोलते हैं मेन, कहीं नहीं लिखा, मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। क्या बोला जाता है? मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। एक्चुअली इसको हम हिंदी में बोलना चाहें तो होगी ये मुख्य मध्य अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिकाएं, ठीक है। तो ये किस में जाकर खुल रही हैं? आपकी जो 4 लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स हैं, ये आगे जाकर खुल रही है आपकी इस वाहिका में, ये जो मेन है एक्चुअली मुख्य है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? मुख्य मध्य अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिका, मतलब मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक, अब समझिएगा, ये जो आपकी मेन है मीडियन एक्सक्रीटरी कैनाल, ये खुलती है कि नीचे की तरफ एक छिद्र उपस्थित होता है फेसियोला में, है ना, एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है, या फिर एक्सक्रीटरी पोर, नॉट कैनाल। क्या उपस्थित होता है? छिद्र उपस्थित होता है। मैम डायग्राम ब्लर दिख रहा है, सौरभ ब्लर दिख रहा है बेटा या फिर कहाँ दिख रहा है सभी को? भाई सभी क्लियर है ना? सेकेंड ईयर डायग्राम में परेशानी है क्या आपको? देखिए अगर ब्लर दिख रहा है तो डायग्राम आप चाहे तो बाद में देख लीजिएगा, उसमें गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, ठीक है बेटा, पहले आप समझ लीजिए बस। यहाँ पर चले बात कर लेते हैं। तो ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल थी कहाँ जाकर खुलती है? इस कैनाल में, जिसका नाम है मेन मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, उसमें जाकर। क्लियर नहीं दिख रहा है मैम? क्लियर नहीं दिख रहा है ना? क्यों? यहाँ तो 2 बच्चों के कमेंट आ गए, तो उससे क्लियर हो जाएगा। कर दीजिए प्लीज, मैं इससे बंद कर। हाँ भाई ठीक है, तो अब समझिएगा, ये जो आपकी मेन मीडियन कैनाल थी, ये आगे जाकर एक छिद्र में खुलती है और इस छिद्र को बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी पोर। क्या कहा जाता है? अब हो गया क्लियर, इसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म तो बताया जाएगा, क्रियाविधि अभी बताई जाएगी, लेकिन इतना समझिए एक्सक्रीटरी पोर में मतलब यहाँ पर जितनी भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको ये ग्रहण करके कहाँ से निकालते हैं? एक्सक्रीटरी पोर, है ना, उत्सर्जी छिद्र से तो निकाला जाता है बाहर। तो अब एक बार फिर समझिएगा सेकेंड ईयर, यहाँ हम बात कर रहे हैं फेसियोला हिपैटिका के उत्सर्जी तंत्र के बारे में। तो फेसियोला में उत्सर्जन तंत्र जो है वो बनता है 2 चीजों से, पहला है ज्वाला कोशिकाएं और दूसरी होती है आपकी उत्सर्जी वाहिकाएं, ठीक है। तो ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी वाहिकाएं मिलकर इसका उत्सर्जी तंत्र बनाती हैं, ठीक। चले पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्लेम सेल मतलब ज्वाला कोशिका के बारे में। तो क्लास इसकी जो ज्वाला कोशिका होती है, समझिएगा, ये ज्वाला कोशिका में अंदर की तरफ एक गुहा उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? एक गुहा, जिसे हम बोलते हैं सेल ल्यूमेन इंग्लिश में, ठीक है। क्या है ये? सेल ल्यूमेन, ठीक है। तो गुहा उपस्थित है इसमें, और इस गुहा में कुछ सीलिया लटके रहते हैं। क्या लटके रहते हैं? सीलिया। और इन सीलिया का उद्भव होता है किससे? आधारी कणिका से। किससे होता है? आधारी कणिका से होता है। ये सीलिया हमेशा इस गुहा में, ज्वाला कोशिका की गुहा में हमेशा ऐसे लटके रहते हैं और इस तरह मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। इनका जो हिलने का जो तरीका होता है वो ऐसा लगता है जैसे दिए में से लौ निकल रही है। दिया सभी ने जलाया है ना, तो सभी को पता है दिए में से लौ किस तरह से उठती हुई दिखती है, तो बस सेम चीज लगती है, ऐसा लगता है दिए में से लौ उठ रही है। इसी लक्षण की वजह से इसे हम बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं।
क्या बोला जाता है? ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, अब ये ज्वाला कोशिकाएं जो है मतलब ये सीलिया के आगे की तरफ ये कहाँ जाकर खुलती है? ये खुलती है केशिकाओं में, मतलब कैपिलरीज में। किसमें खुलती है? कैपिलरीज में। अब समझिएगा, ये जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं इसके बाहरी सतह पर कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? प्रवर्ध। और ये प्रवर्ध जो है वो कूटपादीय होती है। कैसे होंगे ये? कूटपादीय। कूटपादीय मतलब जिनका कोई भी एक समान संरचना ना हो, है ना, इनका आकार वगैरह सब चीज डिफरेंट हो। देखो मैंने कहीं पर भी एक जैसी संरचना नहीं बनाई है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है कूटपादीय प्रवर्ध। तो इनमें क्या निकले रहते हैं? कूटपादीय प्रवर्ध निकले रहते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब क्लियर है ये क्लास? और देखें, अगर हम बात करते हैं ज्वाला कोशिकाओं की, तो ज्वाला कोशिकाएं कहाँ बिखरी होंगी? वो बिखरी रहती है, ये जो फेसियोला है इसमें जो मीजेनकाइम है, भाई मीजेनकाइम को हिंदी में भी मीजेनकाइम ही बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये जो मीजेनकाइम होता है उसमें बिखरी रहती है। ठीक, तो मैं ये कहूँ कि ये जो ज्वाला कोशिकाएं हैं वो किसका रूपांतरित रूप है? इनमें उपस्थित जो मीजेनकाइम कोशिकाएं होती हैं उन्हीं का रूपांतरित रूप होती हैं ये। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये एक डायग्राम बताएं पहले। क्लियर? क्लियर है ना सभी के लिए ये फ्लेम सेल? जय शिव, क्लियर है बेटा? यस, गुड। हाँ भाई बताएं। यस, गुड। चलिए फिर बात कर लेते हैं अपने सेकंड डायग्राम के बारे में। यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं सेकंड, यहाँ पर ये बनाया गया है। यस मैम, गुड। देखें, ये डायग्राम बनाया गया है आपका फेसियोला हेपेटिका का। इसमें ये जो जालनुमा संरचना है ये क्या चीज दिखा रही है? इसका उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना, उत्सर्जी तंत्र पूरा इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसमें से ये जो है दिस इज अ फ्लेम सेल। ठीक है, अब समझिएगा। तो एक काम करती हूँ, इसको यहाँ से रफ कर दूं फिर फर्स्ट डायग्राम को, सबको क्लियर है तो चलिए फिर। देखें आप, इसकी में ये क्या चीज उपस्थित होती हैं? ज्वाला कोशिकाएं। अब समझिएगा क्लास, एक तो हर चीज को यहाँ पर डक्ट कैनाल ये सब बनाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों को लीनियर डायग्राम से ही समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो एक नॉर्मल डायग्राम बता सकते हैं किस तरह से बिखरी रहेंगी, लेकिन इसमें आप लोगों को वो चीज़ बताई नहीं जा सकती जो मैं बताना चाहती हूँ। उसके लिए आपको लीनियर डायग्राम में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये जाकर किसमें खुलती हैं? ये कैपिलरीज केशिकाओं में खुलती हैं। और ये केशिकाएं आगे जाकर खुलती हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में। किसमें खुलेंगी? एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में, मतलब उत्सर्जी नलिकाओं में। ठीक है, और ये उत्सर्जी नलिकाएं जो होती हैं बहुत सूक्ष्म होती हैं। ठीक है, तो मैंने कह सकती हूँ सूक्ष्म नलिकाएं, है ना। तो ये जो ज्वाला कोशिकाएं होती है किसमें खुलती हैं? सूक्ष्म नलिकाओं में खुलती हैं। और ये ढेर सारी सूक्ष्म नलिकाएं, यहाँ पे इतनी सारी क्या है आपकी फ्लेम सेल्स हैं। तो ये सभी फ्लेम सेल्स आगे जाकर किसमें खुलती हैं? सूक्ष्म नलिकाओं में खुलेंगी, मतलब एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में खुल रही है ये। अब ये सभी सूक्ष्म नलिकाएं, सारी की सारी सूक्ष्म नलिकाएं जो हैं आगे जाकर किसमें खुलेंगी? एक डक्ट में खुलती है, मतलब वाहिका में खुलेंगी। ठीक है, ये वाहिका बहुत बड़ी होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और जो आगे जाकर इसमें जो आपके क्या है लार्ज डक्ट, सभी सूक्ष्म उत्सर्जन नलिकाएं जो हैं किसमें खुल रही हैं? लार्ज डक्ट में। तो यहाँ पर भी तो बहुत सारी लार्ज डक्ट हो चुकी हैं। तो सभी लार्ज डक्ट जाकर खुलती हैं एक्सक्रीटरी डक्ट में, मतलब उत्सर्जी वाहिकाओं में खुलेंगी।
कहाँ खुलेंगी? उत्सर्जी वाहिकाओं में। अब ये उत्सर्जी वाहिकाएं जो है, ये सारी उत्सर्जी वाहिकाएं आगे जाकर कहाँ खुलती हैं? अनुदैर्ध्य कैनाल्स में। ठीक है, किसमें खुलती हैं? अनुदैर्ध्य कैनाल्स में। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स जो हैं टोटल कितनी होती हैं? 4 होती हैं, जिनमें से 2 जो है ये 2 में डिवाइड किया है, 2 पृष्ठ भाग पर उपस्थित होती है डोर्सल रीजन पर, और 2 अधर रीजन पर। ठीक है, अब ये चारों जितनी 4 है ना, ये सभी आगे जाकर किसमें खुलेंगी? इस मेन, ठीक है, इस कैनाल में खुलती हैं। ठीक है, किसमें खुलती हैं? इस कैनाल में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य मध्य अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिकाएं। ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स हैं 4, वो आगे जाकर कहाँ पर खुल रही हैं? वो आगे जाकर खुलती हैं इस रीजन में। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम किस नाम से जानते हैं? मुख्य मध्य अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिकाएं। ठीक, अब ये जो आपकी मुख्य मध्य अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिकाएं हैं, ये आगे जाकर खुलती हैं आपके उत्सर्जी छिद्र में। कहाँ खुलेंगी? उत्सर्जी छिद्र में, जहां से इसका जो भी उत्सर्जन होगा, मतलब जो भी एक उत्सर्जित उसमें करेगा, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। क्लियर सभी को? हाँ भाई, सब क्लियर हो रहा है? समझ में आया है लीनियर डायग्राम? यस मैम। सेकेंड ईयर? यस यस। तो चलिए फिर इसको रिपीट करने की तो किसी को जरूरत नहीं है ना? चलिए फिर बात कर लेते हैं। चलिए, अब समझिएगा। देखिए क्लास, आप सभी को पता है कि फैसियोला हेपेटिका एक क्या है? एंडोपैरासाइट है इसमें कुछ। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं क्या है ये एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी है, तो ये इसमें जो फ्लेम सेल्स होती हैं कहाँ उपस्थित होंगी? इसकी मीजेनकाइम में ये बिखरी रहती है हमेशा, है ना? मीजेनकाइम में तो उपस्थित है ये। तो जब मीजेनकाइम में क्या आएगा? नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, वो विसर्जित होकर कहाँ पर आएंगे? इस मीजेनकाइम सेल में, जहां से ये फ्लेम सेल्स जो है वो उनको अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। मतलब नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ जो है वो कहाँ पर है? मीजेनकाइम कोश, मीजेनकाइम में आए हैं, जहां से उनको अवशोषित किया गया है ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। अब ये जो ज्वाला कोशिकाएं हैं, ये आगे जाकर खुलती थी केशिकाओं में, दिखाया था डायग्राम में। तो बस किस कहाँ पर जाकर खुलती हैं? ये खुलती हैं आपकी केशिकाओं में। केशिकाओं से होता हुआ ये चीज जाती है महावाहिकाओं में। कहाँ जाएंगी? महावाहिकाओं। अच्छा, महावाहिकाएं क्या है? अभी आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स बताएंगे, है ना, जो कितनी थी टोटल 4। तो यहाँ पर ये महावाहिकाओं में जाती है केशिकाओं से होती हुई, जहां से ये जाएगी इस रीजन में, मतलब मुख्य मध्य
अनुदैर्ध्य वाहिका, ठीक है, महावाहिकाओं से कहा जाएगी मुख्य मध्य अनुदैर्ध्य वाहिका। अब ये यहां से जाने के बाद ये जाती है उत्सर्जी छिद्र में, कहा जाएगी उत्सर्जी छिद्र में, एक्सक्रीटरी पोर से, जहां से ये बाहर निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? देखिए क्लास, एक बात फिर समझिएगा, अगर आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया था तो आप इस मैकेनिज्म को, मतलब इस क्रिया विधि को बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ जो हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ ये कहाँ पर आएंगे? मीजेनकाइम में। मीजेनकाइम से अवशोषित कर लेगा उनको ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाओं में नीचे की तरफ केशिकाएं उपस्थित थी, केशिकाओं से होता हुआ कहाँ जाएगा? महावाहिकाओं में। महावाहिकाएं क्या होती हैं? महावाहिकाएं आपको बताई थी 4 लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती हैं, ठीक है, उनमें से होता हुआ जाता है आपके इस मुख्य मध्य अनुदैर्ध्य कैनाल से वाहिकाओं में, वहां से उत्सर्जी छिद्र में और उत्सर्जी छिद्र से बाहर, ठीक। इस तरह से फैसियोला हेपेटिका में उत्सर्जन तंत्र के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? सेकेंड ईयर? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल बात करते हैं।